हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे आज सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। सामूहिक गतिविधियों की यहाँ पे बात हो रही है, ग्रुप एक्टिविटीज की, ठीक है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती हैं। देखिए, जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं वो सीखने को तो, लर्निंग को तो सुगम बनाती ही हैं, उसके अतिरिक्त और किस में सहायता करती हैं, इसमें ये चीज पूछी गई है। ए कह रहा है दुश्चिंता में सहायता करती हैं क्या? नहीं। मूल द्वंद्व, द्वंद्व भी नहीं। आक्रामकता, भाई ये भी एक निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। बी कह रहा है सामाजिककरण। देखिए, जो सोशलाइजेशन होगा, जब समूह में बच्चे को कोई एक्टिविटी कराएंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग कराएंगे या बच्चों को एक साथ बैठा के जब पढ़ाएंगे तो बच्चे का क्या होता है? सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन जो होता है उसमें सहायता करती है सामूहिक गतिविधियां। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पे बात हो रही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, ठीक है, उनको मतलब अलग पढ़ाना विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से। बी है केवल बालिका शिक्षा को, इसमें कह रहा है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है। सी है निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, मतलब योग्य, मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि योग्य बच्चों को शामिल नहीं करती, सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। डी है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। देखिए, समावेशी शिक्षा होता क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, या फिर दिव्यांग बच्चा हो, या नॉर्मल हो, या फिर पढ़ने में बहुत अच्छा हो, सारे बच्चों को हम एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, मतलब एक ही जगह पर पढ़ाएंगे, वो चीज हो गई समावेशी शिक्षा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। डी हमारा कह रहा है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, मतलब ये सब जो है, चाहे जैसा हो, शारीरिक मतलब अच्छा हो या बुरा हो उसका शारीरिक डेवलपमेंट, बौद्धिक डेवलपमेंट मतलब स्लो लर्नर हो या बहुत तेज हो पढ़ने में, सामाजिक, भाषिक विकास का चाहे जैसा हो, अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ठीक है, मतलब इसमें सारे बच्चों को शामिल किया जाता है समावेशी शिक्षा में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक? आनुवांशिकता संबंधी मतलब जो हमारे जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, दादी दादा से मिलते हैं ना, वो चीज है। तो ए कह रहा है आंखों का रंग। आंखों का रंग हमारा समाज से मिलता है क्या? समाज से हमें नहीं मिलता है। आंखों का रंग हमें मिलेगा अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, या मतलब ये जेनेटिक लक्षण होगा। बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, ये नहीं होगा। सी कह रहा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, ये भी नहीं होगा। चिंतन, पैटर्न नहीं होगा। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि आंखों का रंग जो है वो मिलता है, आनुवांशिक संबंधी कारक है ये आंखों का रंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। भाई स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम, जो भी त्रुटियां कर रहे हैं, जो भी गलतियां कर रहे हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती हैं। बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है, वो किसकी ओर संकेत करती है? ए है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। हमें समूह नहीं बनाना है, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। बच्चा त्रुटियां कर रहा है तो हम भिन्न प्रकार की पाठचर्या नहीं बनाएंगे, हम एक ही पाठचर्या से बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके ज्ञान की सीमा हम नहीं जांचते हैं उससे। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां, देखिए बच्चा जब कोई लर्न करता है कुछ भी तो वो त्रुटियां करेगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। जो त्रुटियां बच्चा कर रहा है उसे हम क्या करेंगे? उपचार करेंगे उसका। जहां भी गलतियां कर रहा है कोई, हम ये देखेंगे हमारी टीचिंग मेथड में कोई गलती तो नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी गलत तो नहीं है, बच्चे के वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फैमिली की, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उसमें गलती कर रहा है ना। तो जो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? वे प्रायः किसकी तरफ संकेत करती हैं? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की तरफ संकेत करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। इसमें दो लोगों की बात हो रही है, एक सीमा की, एक लीना की। सीमा जो है किसी चीज को बहुत जल्दी फास्ट है सीखने में, और लीना उसी को ज्यादा समय लेती है सीखने में। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ए कह रहा है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कि हर इंसान अपने में अलग होता है।
कोई किसी की रुचि अलग है किसी चीज़ में, किसी की एबिलिटी अलग है ना, तो सबका डेवलपमेंट अलग है, तो ये चीज़ हो गई। बी है अंतः संबंध, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो सब एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे जो शारीरिक विकास हो गया हमारा, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर किसी एक में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे विकास में भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सी कह रहा है निरंतरता, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है हमारा डेवलपमेंट। डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी है जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। देखिए बच्चा पहले लेटना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, आफ्टर दैट वो धीरे धीरे खड़े होना, फिर उसके बाद में दौड़ना सीखता है। तो पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके विशिष्ट की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है सीमा और लीना की, मतलब ये दो लोग हैं, दोनों की जो लर्निंग एबिलिटी है वो अलग अलग है। एक बच्ची बहुत जल्दी सीख पा रही है और दूसरी बच्ची उसी को सीखने में टाइम ले रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब वैयक्तिक भिन्नता है दोनों में, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग कार्य कर रही हैं, दोनों अलग अलग सीख रही हैं, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, मतलब वैयक्तिक भिन्नता, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। विकास को जो आकार देते हैं उनकी बात की गई है, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या फिर शारीरिक गठन। देखिए यहाँ पे दिया गया के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो ये जो शारीरिक गठन है इसके अतिरिक्त ये जो 3 वातावरणीय कारक हैं वो विकास को आकार देते हैं। जो शारीरिक गठन है ये हमारा वातावरणीय कारक नहीं है, ये है आनुवंशिक, ठीक है। शारीरिक गठन जो है ये हमें अपने माता पिता से मिलता है। देखा गया है कि अगर माता पिता की हाइट अच्छी है तो बच्चे की भी हाइट अच्छी होगी, माता पिता की हाइट कम है बच्चे की भी हाइट कम होगी, माता पिता का कलर गोरा है या काला है तो उसी हिसाब से बच्चों का कलर देखा गया है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें मिलती है अपने आनुवंशिकता से। करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर डी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। देखिए जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं जिनको सुनने में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, किस प्रॉब्लम किसका सामना करना पड़ता है। ए कह रहा है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। देखिए बच्चे को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो दूसरे से बात करने में भी उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब बच्चा सुन नहीं पाएगा तो कैसे बात करेगा, कैसे अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा, सूचना को कैसे बांटेगा, है ना। तो कम्युनिकेशन में उसे प्रॉब्लम होती है। बी है दूसरे शिक्षार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। देखिए बच्चा HI है मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परीक्षा नहीं दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एबिलिटी कम है, ठीक। सी है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कह रहा है पाठ्य पुस्तक पढ़ने की अक्षमता। भाई पाठ्य पुस्तक बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता, हियरिंग एड लगाता है बच्चा, उसको ऐसे पढ़ाया जाता है तो वो पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं पढ़ पाएगा। डी है खेल कूद में भागीदारता निभाने में अक्षमता। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए बात की गई श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे की, तो श्रवण ह्रास होगा बच्चे का तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आएगी, वो आएगी कम्युनिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। देखिए कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम करते हैं बच्चे पढ़ने में, जैसे M को W पढ़ दिए, B को D पढ़ दिया, मॉम लिखा है उसको वॉ पढ़ देंगे और सॉ लिखा है उसको वॉज पढ़ देंगे, मतलब उल्टा पुल्टा पढ़ जाते हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को। नेक्स्ट आता है डिसग्राफिया। देखिए हमें ग्राफ से समझ में आ रहा है कि कुछ लिखना या कुछ बनाना, ठीक है। तो डिसग्राफिया में क्या करता है बच्चा, लिखने में प्रॉब्लम आती है, उसको लिखने में असुविधा होती है, लिख नहीं पाता है सही से। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन की बात आ रही है, डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन की बात आ रही है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, मैथ की जो कैलकुलेशंस हैं उसमें उसको दिक्कत आती है, कैलकुलेशन करने में वीक होता है, उसको जोड़ने घटाने में इन सब में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया में बच्चे के जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड का भंडार जो होता है वो कम होता है, वो सोच समझ के बोल नहीं पाता है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी नहीं सही होती है। अफेजिया में मतलब बोलने में प्रॉब्लम होगी।
डिस्प्रैक्सिया जो होता है, डिस्प्रैक्सिया में बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो सही नहीं हो पाता है, जैसे लिखना, दौड़ना, चलना, तो ये सब में बच्चा वीक रह जाता है, डिस्प्रैक्सिया। इसमें गामक कौशल संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिस्मॉर्फिया, इसमें जो होता है वो भ्रम सा पैदा हो जाता है कि मतलब जिसको भी होगा उसे लगेगा कि अरे मैं तो दिखने में बहुत खराब हूँ, और उस पर्टिकुलर किसी पार्ट को लेके उसे लगा कि अरे मेरा तो फेस नहीं अच्छा है या मेरी आईज नहीं अच्छी हैं, तो उसे भ्रम हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये चीज़, ये डिसेबिलिटीज़ हैं। तो देखते हैं इसमें डिसलेक्सिया की बात हुई है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से हमने क्या बताया है, की समस्या से संबंधित है। क्या बताया मैंने भाई, सुनने से संबंधित नहीं है, बोलने से भी नहीं है, बोलने व सुनने से नहीं है, इसमें आ जाएगा पढ़ने की समस्या हो जाती है डिसलेक्सिया में, ठीक है। डिसलेक्सिया अगर होगा बच्चे को तो वो 100 को वॉज पढ़ेगा, वॉज को 100 पढ़ देगा, उल्टा पुल्टा पढ़ देता है, रीडिंग प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। देखिए एनसीआर 2005 कहता है कि परीक्षा पे ज़्यादा हमें जोर नहीं देना है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, हमें बच्चे को अलग नहीं करना है, कोचिंग कक्षाएं नहीं पढ़ानी है, बच्चे को ज़्यादा रटने पे ध्यान नहीं देना है और परीक्षाओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। देखिए ग्रुप डिस्कशन या कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चे को कराएंगे या ग्रुप लर्निंग अगर होगी तो अच्छे से बच्चा निखर के आता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। देखिए जो अच्छी एक हमारी नोटबुक होगी वो किससे बचेगी, लैंगिक समानता से, भाई सब एक समान सब बराबर हैं उससे बचेगी, नहीं बचेगी। सामाजिक उत्तरदायित्व से भी नहीं बचेगी। लैंगिक पूर्वाग्रह, यहाँ पे हो रही है बात जेंडर बायस की, तो भाई लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है मतलब दो वर्गों में विभेद करना। जैसे लड़के, जो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लड़कों की मैथ अच्छी होती है पर लड़कियों की इंग्लिश अच्छी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों का मानना होता है लड़के स्ट्रांग होते हैं लड़कियां नहीं होती। तो इन सब चीज़ों से यही होता है लैंगिक पूर्वाग्रह, तो इन्हीं सब चीज़ों से पाठ्यपुस्तक, अच्छी पाठ्यपुस्तक बचेगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं पियाजे। भाई पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हर लेक्चर में कहीं ना कहीं पियाजे का क्वेश्चन आया ही आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, इनके स्टेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं इनका क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे कोई हमने सामान रखा, उसको फिर हमने छुपा दिया, तो बच्चा ये समझ रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, मेरे आंखों के सामने नहीं है पर ये है मेरे इधर उधर कहीं पे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। देखते हैं, देखिए जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 to 2 ईयर, मतलब बर्थ से जो 2 साल तक की स्टेज होती है वो आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है सेंसेस आर टीचर्स। देखिए पियाजे ने बताया है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके टीचर उसके सेंस होते हैं, वो भाई देख के सुन के ही बहुत कुछ सीखता है, उसे कुछ भी पढ़ाने या बताने की जरूरत नहीं होती बहुत छोटे बच्चे को, वो अपने सेंस से सीखता है। सेकेंड है इमिटेटिव बिहेवियर। देखिए बच्चे का बिहेवियर जो है वो इमिटेटिव होता है, जो अपने से बड़ों को करते वो देखेगा, खुद पे वो अप्लाई करे, वो करने की कोशिश करेगा देख के। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये जो क्वेश्चन में आया है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व, तो ये जो है वो इसी स्टेज में आ जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि जैसे बच्चा बॉल खेल रहा है या कोई खिलौना खेल रहा है, तो उसके आगे से कार खेल रहा है, कार चलती चलती चली गई बेड के नीचे या टेबल के नीचे, तो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। ये लगभग आता है 8 से 10 महीने में, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है बच्चे में। तो नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जो खुद से एक्शन हो जाते हैं, जैसे लाइट जब खोलते हो तो बच्चा खुद से आंखें अपनी हिलाने लगता है, पलकें हिल जाती हैं बच्चे की, तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर अपनी पाम, बच्चे की पाम होती है उसमें उंगली रखोगे तो उसका बंद कर लेना हाथ को, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। पलकों का झपकना एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ें सब होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज में आती हैं। धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़ा होता है तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये बहुत कम होते जाते हैं।
तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब होता है वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो किस स्टेज में आ जाता है भाई? संवेदी प्रेरक चरण में, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में। तो हमारा सेशन होता है यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।